दिल्ली के महाभारत को अन्ना हजारे किस तरह से देखते हैं, किरण बेदी के राजनीति में आने के फैसले पर उनकी क्या राय है, ये जानने के लिए आइए सीधे हम आपको रालेगांव सिद्धि लिए चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ खुद अन्ना हजारे मौजूद हैं। अन्ना जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अन्ना जी, ये बताएं कि किरण बेदी ने राजनीति में छलांग लगाई, उनके गुरु अन्ना किरण बेदी के इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? मैं किरण बेदी और अरविंद के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में इस वक्त इलेक्शन हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है, एंटी करप्शन क्रूसेडर्स जो सारे आपके साथी हैं वो अब राजनीति में आके कूद गए हैं, इसको अन्ना जी आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, वो पक्ष और पार्टी में गए, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। अच्छा अन्ना जी, ये बताएं कि क्या किरण बेदी की आपसे चर्चा हुई पॉलिटिक्स में आने के फैसले से पहले? नहीं, कुछ चर्चा नहीं हुई। अच्छा, मैंने किरण बेदी का अन्ना जी इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि वो बड़ी कोशिश कर रही थी कि अन्ना हजारे से उनकी बात हो जाए, कि वो अन्ना हजारे का आशीर्वाद ले पाएं इस बड़े फैसले से पहले, लेकिन आपने उनका फोन नहीं लिया। आप उनसे क्यों नहीं बात करना चाह रहे थे? नहीं, मुझे पता नहीं कब फोन आया क्या। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आपको मालूम नहीं कि किरण बेदी आपसे बात करना चाह रही थी? हाँ। अच्छा, ये बताएं अन्ना जी, आपने कहा कि आप एक एंटी करप्शन क्रूसेड खासतौर से जन लोकपाल के मुद्दे पर लाने वाले हैं। फरवरी के ही महीने में आप फिर दिल्ली में आके बैठेंगे। हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका प्लान क्या है, आप ये क्यों करना चाहते हैं? मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि पहली सरकार थी कांग्रेस की, उस सरकार के टाइम पर भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ गया, कई मंत्री भी भ्रष्टाचारी हो गए थे और जनता को लगा कि ये इतनी भ्रष्ट सरकार है, लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है। इसके कारण जनता ने उस सरकार को बदल दिया और ये सरकार जब आ गई तो इन्होंने जनता को आश्वासन दिया था कि लोकपाल, लोक आयुक्त, ये कानून हम लाएंगे और इस कानून का अमल 365 दिन के अंदर करेंगे। अभी देखिए कि लोकपाल और लोक आयुक्त आ गया, 365 दिन हो गए, पिछले 1 तारीख को 365 दिन हो गए, सरकार के तरफ से उसका अमल नहीं हो रहा। ना तो लोकपाल का अमल हो रहा, ना हर राज्य में लोक आयुक्त नियुक्त करना चाहिए, सशक्त लोक आयुक्त, ताकि भ्रष्टाचार को ब्रेक लगे। लोक आयुक्त में क्लास 1, 2, 3, 4 ऑफिसर लोक आयुक्त के दायरे में आने से सामान्य लोगों को पैसे दिए बिना जो काम नहीं होता वो उनको दिलासा मिलेगा। तो ये अपेक्षा थी लोकपाल और लोक आयुक्त, इसका अमल इस सरकार ने करना चाहिए। और इन्होंने बार बार आश्वासन दिया कि भ्रष्टाचार के विरोध की लड़ाई में हम प्राथमिकता देंगे। प्राथमिकता, अभी प्राथमिकता तो दूर गई, सेकंड थर्ड लाइन पर भी कुछ नहीं। भ्रष्टाचार के मेरे बारे में कुछ बोलते नहीं। अभी लोकपाल है, लोक आयुक्त है, राइट टू रिजेक्ट है, राइट टू रिकॉल है, ग्राम सभा को पावर है। 5 बिल जो रखे थे लोकसभा में वो अभी भी उस पर कुछ नहीं हुआ, जो भ्रष्टाचार को ब्रेक लगाने वाले हैं। तो ये सरकार भ्रष्टाचार के बारे में कुछ बोलती नहीं, ना करती है। क्यों हो रहा है अन्ना ऐसा? जो करप्शन का, भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मुद्दा था, आपकी लीडरशिप में पूरे देश में इसकी गूंज हुई, आपके हिसाब से सरकार बनने के बाद उसको क्यों भूल गए हैं ये लोग? वही तो हमारे समझ में नहीं आ रहा कि नई सरकार सत्ता में आने के बाद भाषण इतने सुंदर हो रहे हैं। मैंने तो पंत प्रधान जी से लेटर लिखा कि आपका नेपाल, अमेरिका और जगह पर जो भाषण हुए, उस भाषण से मैं बहुत प्रभावित हुआ और देश की जनता भी प्रभावित हुआ।
लेकिन भाषण के बाद उसका अमल नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार के विरोध में कोई कदम नहीं बढ़ रहा है, भूमि अधिग्रहण बिल किसान गड्ढे में डाल रहे हैं, भूमि अधिग्रहण बिल, काला धन, बार बार आश्वासन मिले हैं कि 100 दिन के अंदर काला धन वापस लाएंगे और हर आदमी के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा होगा। तो लोगों को बड़े अपेक्षा निर्माण हो गया, बड़े आशान लग रही कि 15 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में जमा होने वाले हैं। तो लोगों ने फटाफट वोटिंग कर दिया और आज देखिए 15 लाख क्या 15 रुपया भी नहीं है किसी के खाते। पर न केवल बीजेपी बल्कि आपका जो पहले छात्र हुआ करता था अरविंद केजरीवाल, वो भी दिल्ली के इलेक्शन में अब की बार तो जन लोकपाल की बात ही नहीं कर रहा। करप्शन का मुद्दा तो इस बार बहुत छोटा है और जन लोकपाल का तो जिक्र ही नहीं हो रहा। अन्ना नहीं, उसका कारण है। क्या कारण? राजनीति में जो लोग जाते हैं उनको ज़्यादा तौर पर समाज और देश के प्रश्न से इतना लेन देन नहीं है, हम सत्ता में कैसे आ जाए। उनको ज़्यादा चिंता है सत्ता की, और सत्ता के लिए जो करना चाहे वो करते रहेंगे। लेकिन समाज और देश की सोच करनी चाहिए। जिस सत्ता में समाज की भलाई नहीं, राज्य की भलाई नहीं, देश की भलाई नहीं, ऐसी सत्ता किस काम की होती है? किस लिए सत्ता? तो ये सब भूलते हैं। चेयर का गुणधर्म ऐसे है, ये चेयर होते ना राजनीति की, इसका गुणधर्म ऐसा है कि चेयर में बैठने के बाद बुद्धि का पालट हो जाता है और वो भूलने लगते हैं। किरण बेदी से पूछा गया कि वो लोकपाल पे क्या करेंगी। उन्होंने कहा कि लोकपाल तो पहले से ही है। वो कहती कि लोकपाल है और किसी लोकपाल की जरूरत नहीं। अच्छी बात है। पहले से अगर लोकपाल है तो दिल्ली का भ्रष्टाचार क्यों बंद नहीं हुआ? फिर ऐसे लोकपाल किस काम का? कानून जो बना है लोकपाल का, वो कानून के मुताबिक अमल होना चाहिए लोकपाल का, और केंद्र में जो लोकपाल है उसी मुताबिक राज्यों में लोकपाल का डुप्लीकेट कानून बनना चाहिए सेम। अपने मर्जी से अगर लोकपाल बने, सरकार की इच्छा से लोकपाल बने और सरकार की इच्छा से लोक आयुक्त बने, तो भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा। आप अभी जो ड्राफ्ट बना है उसके मुताबिक लोकपाल और लोक आयुक्त आना चाहिए। आपको मोदी सरकार और मनमोहन सरकार में कुछ फर्क नजर आता है अन्ना, या आपको लगता है कि दोनों बराबर है? उसके बारे में मुझे बोलना बड़ा मुश्किल है। अगर मैं बोल दिया तो झगड़े लग जाएंगे या अन्ना हमारे विरोध में बोलते हैं। नहीं, सच बताइए, अन्ना डरता कब से है? अन्ना नहीं डरते हैं। जिस अन्ना को मैं जानता हूं, जिनके साथ मैंने रालेगांव सिद्धि में वक्त बिताया है, वो बोलने से डरता नहीं है। सीधा सवाल है अन्ना जी, क्या आप मोदी सरकार और मनमोहन सरकार में फर्क पाते हैं या आपको लगता है कि बराबर हैं ये लोग? नहीं, क्या है, मनमोहन सरकार थी, वो भी भ्रष्टाचार के बारे में इतना गहरी चिंता नहीं करती थी, इसके कारण जनता ने उनको भेज दिया। और अभी ये सरकार आ गई, ये भी भ्रष्टाचार के बारे में कुछ बोलती ही नहीं है। 8 महीना हो गया, कुछ बोल नहीं रहे। और सशक्त कानून आने चाहिए भ्रष्टाचार को ब्रेक लगाने वाले, वो आज भी नहीं कर रहे। तो उनमें और इनमें क्या फर्क है? कोई फर्क दिखाई नहीं देता भ्रष्टाचार के बारे में। अच्छा अन्ना जी, कई सारे लोग हैं देश में जिनकी आप में बहुत आस्था है, जो आपको बहुत गंभीरता से लेते हैं, जो सोचते हैं कि अन्ना हजारे क्या सोचते हैं इस इलेक्शन के बारे में। अगर इस इलेक्शन में चुनना हो कि बीजेपी को वोट दें या आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को, तो अन्ना क्या कहेंगे? अन्ना किसके साथ है? मैं दिल्ली के बारे में कोई सोचता नहीं, ना कुछ बोलता है। नहीं, पर फिर भी क्योंकि लोग आपको बहुत मानते हैं, लोग जानना चाहेंगे कि एक, और सब आप ही के छात्र हैं, सब आप ही से सीख के आए हैं। किरण बेदी एक तरफ खड़ी हैं, केजरीवाल एक तरफ खड़े हैं। अन्ना, इन दोनों में से बेहतर कौन आप मानते हैं?
नहीं, अन्ना के सोच से नहीं होगा जी। वोटिंग करने वाले जो लोग हैं दिल्ली में, उन्होंने सोचना है कि दोनों में क्या फ़र्क है, और उन्होंने सोचकर उन्होंने वोटिंग करना है, और उनको जो सही लगता है, सच लगता है, उनको चुनकर भेजना चाहिए। ये उनका काम है। दिल्ली के मतदार, जागरूक मतदार ये लोकशाही का आधार है। जितना मतदार जागरूक होगा उतना लोकशाही का वो आधार बनेगा। अभी एक अन्ना से बोलने से कुछ नहीं है। अच्छा, शांति भूषण कहते हैं कि किरण बेदी को बीजेपी में लाना एक मास्टर स्ट्रोक था। क्या अन्ना हजारे इस बात को मानते हैं? जी, शांति भूषण कहते हैं कि बीजेपी ने किरण बेदी को पार्टी में लाकर बहुत अच्छा किया, कि एक मास्टर स्ट्रोक था। क्या आपको लगता है कि ठीक फैसला था किरण बेदी का बीजेपी में आना? ये तो उनकी सोच है, मैं कैसे बता सकता हूँ। मेरा पक्ष और पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं। मैं कभी पक्ष और पार्टी के नज़दीक कभी गया नहीं, ना पक्ष और पार्टी के साथ जुड़ा है, तो मैं कैसे बता सकता। ये तो उनकी राय है, उनको जो अच्छा लगा उन्होंने कहा। नहीं, पर आपने दोनों को देखा है बहुत नज़दीक से, दोनों ने आपके साथ एंटी करप्शन मूवमेंट में बहुत काम किया। अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी की अन्ना कैसे तुलना करते हैं? क्या फ़र्क है, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या खामियाँ हैं? नहीं, मैं फ़र्क नहीं देख रहा हूँ, लेकिन एक बात देख रहा हूँ, ये दोनों भी लड़ाई में थे आंदोलन के। अभी दोनों में एक तो मुख्यमंत्री बनेगा, तो कोई भी बनने दो, मुझे समाधान मिलेगा, क्योंकि वो आंदोलन का कार्यकर्ता है। ये मैं देख रहा हूँ। काबिलियत के हिसाब से आंका जाए तो इस चुनाव में किरण बेदी सबसे ऊपर आती हैं, फिर अजय माकन आते हैं और फिर अरविंद केजरीवाल। ये तो एंटी करप्शन मूवमेंट के ही हिस्सा थे। शांति भूषण, आप उनको जानते हैं, वो कहते हैं कि किरण बेदी का प्रशासनिक तजुर्बा सबसे ज़्यादा है, अरविंद केजरीवाल का सबसे कम, इसलिए किरण बेदी नंबर 1, माकन नंबर 2 और अरविंद केजरीवाल नंबर 3। क्या आपको लगता है ये जो विश्लेषण है शांति भूषण का, ये ठीक है अन्ना जी? नहीं, क्या है, मेरा इतना स्टडी नहीं है। वो अभी उन्होंने अपनी राय दी है, वो उनके विचार है, मैं उसको इनकार कैसे कर सकता है। उन्होंने जो रखा है वो अपने विचार है, मैं भी उनका स्वागत करूंगा, मैं इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि वो बुजुर्ग आदमी है, हमारे लिए आदरणीय है, तो उनको विरोध करना ये मुझे ठीक नहीं है। लेकिन जो उन्होंने कहा है, उनका अनुभव के आधार पर कहा है, तो मैं इनकार कैसे करूँ उसका। अच्छा, ख़त्म करने से पहले अन्ना जी थोड़ा रास्ता दिखाएं। आप ना बोलें किसी एक पार्टी का या किसी एक आदमी का नाम, लेकिन आपके हिसाब से दिल्ली के वोटरों को क्या ख्याल में रखना चाहिए 7 फरवरी के वोट से पहले? क्या सोचना चाहिए ये तय करने से पहले कि वो किरण बेदी को वोट दे, अजय माकन को वोट दे या केजरीवाल को वोट दे? नहीं, जागरूक मतदार ये लोकशाही का आधार है। एक देखना है कि आप भले ही एक उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं, लेकिन वो उम्मीदवार किस पार्टी का है, किस पक्ष का है, वो देश के लिए क्या कर रही है।